बोर्ड्स आने वाले हैं, बहुत डर लग रहा है किस तरीके से हम लोग काम करें। तो इतना कुछ पढ़ लिया फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं पढ़ा हो, तो घबराने वाली बात नहीं है। आज हम लोग बताएंगे बच्चों किस तरीके से काम करना है इन बचे हुए 50 डेज के अंदर। फिजिक्स के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की रहती है कि न्यूमेरिकल्स क्या आएगा ये हमें नहीं मालूम है, कोई बात नहीं है, लेकिन जो डेरिवेशन है वो तो भैया बिल्कुल फिक्स है। डेरिवेशन में कोई भी रद्द बदल नहीं होता है, जो डेरिवेशन आते हैं वो तो आएंगे ही आएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे पूरे के पूरे डेरिवेशन जो है हमारे पास 12th क्लास के अंदर, जो 12th का बोर्ड आने वाला है, 12th क्लास के अंदर जितने भी डेरिवेशन है आज हम लोग सबको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी, उसमें बच्चों ने कहा था कि सर ये बताइए कि कौन सा डेरिवेशन किस ईयर के अंदर कितनी बार भी आ चुका है, कौन सा डेरिवेशन रिपीट हो चुका है, सर ये भी बताइए। आज के वीडियो से बच्चों सारे डेरिवेशन A to Z डेरिवेशन हम करेंगे, और जो जो इंपोर्टेंट डेरिवेशंस हैं, जो जो इंपोर्टेंट जो 2-3 बार आ चुके हैं, मैंने यहाँ पे डेट भी लिखी है किन किन डेरिवेशन को 2-2 बार 3-3 बार इस ईयर के अंदर भी पूछ लिया है, तो भैया हम यहाँ पे सबका समाधान करेंगे और किस तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग को आगे बढ़ाना है। तो बने रहिए वीडियो के अंदर और समझते हैं A to Z डेरिवेशन के अंदर भैया करना क्या है इसके अंदर। इधर देखो, पहला देखो डेरिवेशन हमसे क्या बोल रहा है, पहले डेरिवेशन के बारे में बात कर रहा है वो, और पहले क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन। तुम देख लो भाई, मैंने सबकी डेट यहाँ पे लिख दी है, कौन सा कब पूछा गया है देख लो आराम से। 17 में, 19 में, 20 में, 21 में लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलने वाली है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलने वाली है, पोटेंशियल क्या मिलने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इक्वेटोरियल पे कितना होगा, एक्सियल पे कितना होगा, एनी पॉइंट पे कितना होगा, टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, सबका समाधान यहीं पे करेंगे। जरा देखो इसके अंदर, तो ये देख लो आराम से। किसी भी डेरिवेशन में मैंने पूरे के पूरे डेरिवेशन पहले टाइप करा लिए हैं ताकि वीडियो की लेंथ छोटी हो जाए, क्योंकि बहुत सारे डेरिवेशंस हैं, तो सारे डेरिवेशन यहाँ पे एक ही वीडियो में करूं उससे अच्छा है मैंने टाइप करा दिया है। लेकिन फिर भी तुम्हें किसी डेरिवेशन में प्रॉब्लम आई हो तो मैंने देखो इनको मैं नाम भी लिख दिए इस तरीके, पहला डेरिवेशन। तुम लोग आगे बढ़ोगे ना, देखो जैसे तुम्हें एग्जाम्पल दिखाऊं, मान लो मैं इसका ये डेरिवेशन देखो कर रहा हूँ, तो देखो ये कौन सा डेरिवेशन आ गया इस तरीके से ना, इसके पार्ट्स भी मैंने ए बी सी करके रख दिए हैं, तो मैं ये कोई दिक्कत नहीं आएगी, डेरिवेशन नंबर चेक कर लेना। देखो 10वां डेरिवेशन आ गया। इस तरीके से करते 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 बच्चे बहुत सारे डेरिवेशन है ना, तो कम से कम आपके ये 70-80 पेज हैं जितनी भी डेरिवेशन में आए हैं, या 28वां डेरिवेशन आ गया मिरर फॉर्मूला। तो किसी भी डेरिवेशन में कोई दिक्कत आए तो नंबर, डेरिवेशन नंबर बोल देना, सर इस डेरिवेशन नंबर में प्रॉब्लम आई है कमेंट के अंदर, उसका समाधान उसका वीडियो में अलग से लेकर आ जाऊंगा ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना आए उसके अंदर। सही है, चलो भाई आ जाओ, आ जाओ। तो एक्सियल में का मतलब क्या होता है कि डायपोल के डायरेक्शन में, डायपोल के ही अलाइन डायरेक्शन में, या डायपोल के उस डायरेक्शन में, डायपोल के इस डायरेक्शन में, मतलब अलोंग द एक्सिस में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, उसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, अपनी एक्सियल पोजीशन। काम धाम लगा लो बच्चों में पूरा डेरिवेशन निकाला है स्टेप बाय स्टेप विद लैंग्वेज, एक एक पॉइंट छाट छाट के लिखा है इसके अंदर विद लैंग्वेज, और जो तुम्हारे काम की लैंग्वेज है उसी के ऊपर काम करा गया है। यहां तक देखो बच्चों, ये आ गया हमारे पास एक्सियल पोजीशन, फिर मैंने कंडीशन लगा दी है, ए की वैल्यू 0 पुट करी है, और उसके बाद मैंने इसकी स्टैंडर्ड रिजल्ट जिस पर हम लोग काम करते हैं फिर मैंने उसके ऊपर काम कर दिया है। ठीक है, अब अगली कहानी देखो क्या पूछ रहा है हमसे, इक्वेटोरियल पोजीशन, डेरिवेशन नंबर 2, क्या बोलेंगे इसको, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो वही भैया यहाँ इस वाले पॉइंट पे फाइंड करना है, या इस डायपोल के अलोंग परपेंडिकुलर एक्सिस पे, चाहे ऊपर निकालो चाहे नीचे निकालो, किसी भी पॉइंट पे निकालोगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपना इक्वेटोरियल पोजीशन। तो देखो ये मैंने पूरा ताम झाम करते 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 यहाँ पर आया, फिर अगेन मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है, तो तुम अगला स्टेप देखो तो यहाँ में क्या मिल जाएगा, डायपोल का डेरिवेशन मिल जाएगा। पिछले वाले में बच्चों हमने कहानी देखी थी, ये पूरा तामझाम आया था, प्लस के अंदर आया था, लेकिन इक्वेटोरियल पे बच्चों कहना था माइनस में क्यों आता है। भैया मैंने हर एक बारीकी रखी है, हर एक बारीकी से ड्राइव करा है, बैठ बैठ के पूरा पूरा ड्राइव करा है, फिर टाइप कराया है, फिर चेक कराया है, और फिर यहाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए हर एक चीज का फील है वो भी लेके चलना। अब देखो माइनस हमें यहाँ पे क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है कि डायपोल का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एट द इक्वेटोरियल पोजीशन कैसा होता है भाई, अपोजिट होता है। लेकिन एक्सियल पोजीशन में जो डायपोल का डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल कैसे आए थे हमारे पास, पॉजिटिव। चलो भाई आगे आ जाओ, थर्ड डेरिवेशन पे आते हैं।
इलेक्ट्रिक डायपोल एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से देखो 3 मार्क्स का पूछा गया भैया, 3 मार्क्स का। अब किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को या इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे या मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो भैया इसके ऊपर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, मतलब वो अपनी एक्सिस से घूम जाएगा। क्यों? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। निकलती कहां से है भाई, पॉजिटिव से निकलती है, और जाती कहां पे है भाई, नेगेटिव में जाती है। और पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा है, आगे की तरफ भागेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ रखा है, पीछे की तरफ भागेगा। ये पट्टी ऐसे थी, ऐसे ऐसे घूम जाएगी, इधर टॉर्क लग गया, है ना। टॉर्क हमने क्या बनाया था, P क्रॉस E, मतलब क्या, PE साइन थीटा। तो सारे डेरिवेशन जो आते जा रहे हैं स्टेप बाय सबको भैया देख लो अच्छी तरीके से। चलो भैया आगे बढ़ाते हैं इसको, लिसे अच्छा भैया पर फ्रॉम, यहाँ देखो अब ये, अच्छा देखो डेरिवेशन नंबर 4 आ चुका है, पीछे चलते हैं दोबारा से। यहाँ देखो मैंने टॉर्क निकाल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज। भाई साहब देखो ना, 3 मार्क्स का डेरिवेशन है, 18 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है और 26 में पूछा जाएगा भैया, उसे कर लो अच्छी तरीके से। एक मेरे पास लीनियर चार्ज लाइन डेंसिटी है और पूरी लाइन पट्टी खींच दी, रॉड खींच दी, पूरे पे चार्ज फैला दिया। अब बताओ इसके द्वारा मिलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसे होंगी। तो हमने क्या नियम बनाया था, पहले क्या बना लो, गॉसियन सरफेस बना लो, चार्ज को पैक कर दो, लैम्डा का यूज करके क्या निकाल दोगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलती है इसके अंदर। ठीक है, चलो फिफ्थ पे आते हैं, फिफ्थ डेरिवेशन पे आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट। अब जो कहानी हमने लीनियर की बनाई थी, अब वही कहानी हमें किसकी बनानी है, किसी एक शीट की बनानी है। ये समझ लो, ये तो ऐसी, ये वाला कहानी ऐसे थी, अब जो वाली कहानी आएगी बच्चों कैसी होगी, देखो अब वो ऐसी होगी मेरे पास इस तरीके से। एक इनफाइनाइट शीट ऐसे रख दी है, उसको देखो मैंने ऐसे प्लेस कर दिया है, जरा देखो डायग्राम देखो, यहाँ बनाया मैंने, ऐसे ऐसे शीट को मैंने रख दिया है और यहां से मैंने एक सिलेंड्रिकल सरफेस आरम पार करा दी है। उसके बिहाफ पे ये हमारे पास डेरिवेशन नंबर 5 है, उसके बिहाफ पे मिलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो भाई ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम कैपेसिटेंस के बारे में बात करेंगे तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को भी वहां पे हम लोग यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या, शीट की वजह से कितनी आती है। चलो भाई थर्ड डेरिवेशन पे आते हैं, ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज, ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज। देखो भाई लाइंस लगे पड़े, 2 से और 3 मार्क्स के बीच में, कभी 2 मार्क्स का पूछा गया है तो कभी 3 मार्क्स का पूछा गया है। जब भी हमसे स्फीयर चार्ज की डेरिवेशन करवाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है, तो भाई हमने इसके 3 नियम बनाए थे। एट आउट पूछेगा पहला पॉइंट, आउटसाइड बताओ, फिर क्या पूछेगा, सरफेस पे बताओ, फिर क्या पूछेगा, इनसाइड बताओ। तो तीनों का मान निकालना है, तो देखो मैंने इसमें ABCD करके रख दिया है। जरा देखो पहले ए पार्ट कहां है, देखो ये वैन का है बच्चों, आउटसाइड। फिर बी पार्ट में कहां पूछेगा हमसे, एट सरफेस, स्फेरिकल शेयर की सरफेस से पूछेगा। और थर्ड पार्ट देखो कहां पूछेगा, इनसाइड। अरे भैया सारा चार्ज सरफेस पे है, अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आ गई, तो क्या लिख दोगे वहां पे, 0 पे। ठीक है बच्चों, चलो बढ़ते हैं फिर अगले पे। डेरिवेशन नंबर 7 पे आते हैं, क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन डाइपोल। जैसे मैंने अभी बताया था, तभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करी थी किसी भी पॉइंट पे, चाहे एक्सियल पे हो चाहे इक्वेटोरियल पे हो। सिमिलरली इन पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड है कहां पे, एक्सियल पे और फिर या फिर इक्वेटोरियल पे। और जरा करते हैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन। देखो भैया लाइन से लगे पड़े, लाइन से, तो भाई डेरिवेशन कर लो, डेरिवेशन कर लो। मैं कह रहा हूँ 25-30 नंबर के डेरिवेशन भी आ गए, तुम्हारा काम इसीलिए वीडियो से हो जाएगा पूरा। स्टेप बाय स्टेप लिखो भाई, डेरिवेशन ये आया था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ, सब के सब लिख लो इसके अंदर। तो देखो यहाँ पे क्या निकाला था हम लोगों ने, ये निकाला था हमने, डाइपोल निकाला था। तो देखो डाइपोल करते 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 हमने यहाँ प्रूफ करा था डाइपोल की वैल्यू कितनी आई थी। अब बात करते हैं इसकी स्पेशल केस की। ये तो मैंने जनरल फॉर्मूला बना लिया किसका, डाइपोल का एट एनी पॉइंट का। स्पेशल केस में बच्चों क्या आएगा, देखो एक्सियल पोजीशन आएगी, है ना, लिखा होगा एक्सियल, एक्सियल लाइन पे आएगा, मतलब हम वहां पे जो बनने वाला एंगल था वो कितना हो जाएगा, देखो 0 डिग्री। ये देखो ये रहा एंगल, ये वाला जो एंगल थीटा बन रहा है, मतलब यहाँ की बात कर रहे हैं, तो इस पी पॉइंट को यहाँ पे लेकर आओगे, थीटा 0 हो जाएगा, एक्सियल वाली पोजीशन में मिल जाएगी। सेम कहानी कहाँ लगाएंगे हम लोग, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो भैया दोनों समाधान आराम से हो जाएगा। चलो इसी के बिहाफ पे हम लोग पढ़ते हैं कि डाइपोल के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है। उसके अंदर अगर हम बात करें लीनियर फोर्स की, लीनियर फोर्स तो 0 हो गई थी, क्यों, डाइपोल ऐसे अलाइन था, डाइपोल ऐसे अलाइन था, आगे फोर्स लगा, ये नीचे हो गया, ये ऊपर हो गया, तो लीनियर फोर्स तो 0 हो गया था, लेकिन टॉर्क लगा था, टॉर्क के बिहाफ पे ही उसमें क्या स्टोर हो गई, वर्क डन हो गया है, वही वर्क इसमें स्टोर हो गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो देखो भैया
हमने फॉर्मूला क्या बनाया था, माइनस का पी डॉट ई, माइनस का पीई और माइनस का पीई कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो कब दो या 3 मार्क्स में पूछा गया है, लाइन से लगे प्ले भैया, लाइन से लगे प्ले, जरा देख लो इनको आराम से। ठीक है, चलो अब आते हैं हम, देखो नए डेरिवेशन पे आते हैं, क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसकी अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करी थी, तो एक शीट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कितनी थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमसे पूछेगा कि बताओ इन दोनों शीट के बिहाफ पे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, वो दोनों शीट के बिहाफ पे मिलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितनी मिलेगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ड्यू टू द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो भाई ये पूछेगा तो कुछ नहीं करना, देखो करते 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 C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई ए और अपॉन क्या आएगा हमारे पास डी। ए क्या है, प्लेट का एरिया, डी क्या है इन दोनों के बीच की दूरी, और सी क्या है कैपेसिटेंस, एप्सिलॉन नॉट क्या बता रहा है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो बढ़ते हैं फिर आगे की तरफ। 3 मार्क्स में आ जाओ भैया, नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, उसी कैपेसिटेंस के अंदर अगर हम डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर दें तब उसमें क्या चेंज आएगा, इसके बारे में उन्होंने बात करी है। जरा देखो, अगर डाइलेक्ट्रिक को मैंने प्लेस करा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, तब क्या फिनोमेना बनेगा, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था उसी को ही कैपेसिटेंस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे क्या मिल गया, पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर मिल गया, है ना। तो अब बात करें हम पोटेंशियल की, बात करें हम फोर्स की, बात करें हम पोटेंशियल एनर्जी की, बात करें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की, डाइलेक्ट्रिक के आने से, मीडियम के आने से सब चीजें घटती हैं, लेकिन कैपेसिटेंस की वैल्यू हमेशा बढ़ती है। देखो k टाइम्स इंक्रीज हो गया। ठीक है, चलो भाई 11वें डेरिवेशन पे आते हैं। एनर्जी स्टोर इन चार्ज कैपेसिटर हाफ CV स्क्वायर। तो मैंने याद कराया था किससे, तुम याद कर लो, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू याद होती है, हाँ सर याद होती है, कितनी, हाफ mv स्क्वायर। सिमिलरली याद कर लो हाफ CV स्क्वायर, देखो ये रहा हाफ CV स्क्वायर, है ना। तो इसी को तो बार बार मॉडिफाई करके, जैसे तुमने याद कर लिया हाफ CV स्क्वायर, है ना, हाफ CV स्क्वायर। अब Q इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, CV होता है। बार बार भाई ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करके, यहाँ पुट करके, बार बार वैल्यू करने के बाद तुम क्या निकाल सकते हो, सिंपल इनके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म निकाल सकते हो। जैसे देखो मैंने तीनों फॉर्म यहाँ पे निकाल दी, ठीक है, पहली दूसरी तीसरी। चलो भाई आते हैं अपने 12वें डेरिवेशन पे, जिसका नाम क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला इंपॉर्टेंट है, और एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी में और करंट में आपस में रिलेशन क्या है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो जाओ देखो से। तो जब हमने इसको सड़क करा था कि भाई कंडक्टर रखा हुआ है, उसके हम अभी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, हमने वहां बैटरी लगा दी, बैटरी ने क्या करा, सब इलेक्ट्रॉन को एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर दिया। तो वहां पे भैया उन इलेक्ट्रॉन के पास क्या आ चुकी है, आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद वहां पे उनके पास क्या आ गई थी, वेलोसिटी। उसी को हमने क्या नाम दिया था, अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, चलो ये हमने पूरा सॉल्व करा था, करते 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 भाई ये तुम्हारे पास फॉर्मूला गया E टाउ अपॉन m। माइनस यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये आपने बताया रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, आधे मार्क्स से पूछा गया है, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में, 26 में भी आएगा। देखिए ध्यान रखना इस बात को अच्छे से, ना। चलो अब देखो हमने क्या नियम बनाया था, I इज इक्वल टू निदा, निदा निदा, है ना, निदा, हाँ याद हो गया होगा, NEVDA, I इज इक्वल टू NEVDA, है ना बच्चों, याद रखना इस सेशन को आराम से। अब देखो उन्होंने यहाँ तक तो प्रूफ कर दो, ये रहा, है ना। बाद में इन्होंने VD की वैल्यू वहां से निकाल के यहाँ पे रख दी है, तो उसको और मॉडिफाई कर दिया है। तो देखो अगला देखो, इलेक्ट्रिक करंट एंड करंट डेंसिटी, है ना, J के टर्म्स में लेकर आना, तो ये रहा J J J J क्या होता है हमारे पास, करंट डेंसिटी। तो उसका डेरिवेशन हम लोगों ने करा था कि करंट डेंसिटी का भैया डेरिवेशन कैसे आ सकता है, जरा चेक कर लें कब पूछा गया है करंट डेंसिटी का। हाँ ये तुम्हारा भैया 17 में है, 18 में है, 3 मार्क्स के अंदर है, ध्यान रखना इसको अच्छे से, ना। चलो बढ़ते भैया, अब आते हैं भैया किसमें, हम सेल्स इन सीरीज, सेल्स इन पैरेलल। जब भी हमने सेल की बात करी थी, तो सेल को बिना इंटरनल रेजिस्टेंस के हम बात कभी नहीं करेंगे, पहले ही बोल दिया था। जब भी हम सेल की बात करें सीरीज में लगाएंगे, देखिए विद इंटरनल रेजिस्टेंस लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे। देखो किसमें लगाया मैंने, सीरीज के अंदर लगाया है। पूरा काम जहां हमने सीरीज का बनाया था, जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो वोल्टेज जो मिलने वाला होगा रेजिस्टेंस के पास माइनस में हो जाएगा। जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसमें पहले
लोअर पोटेंशियल आ गया, पर हायर पोटेंशियल आ गया, वैल्यू वोल्टेज की इंक्रीज कर जाएगी। जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पहले हायर पोटेंशियल आ गया, फिर लोअर पोटेंशियल आ गया, तो उसकी वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, उसके डायरेक्शन में उल्टे डायरेक्शन में करंट आ गया, तो वोल्टेज की वैल्यू प्लस में लेके चलने थे। तो भाई पूरा हमने ये कहानी में ये बनाया था कि सीरीज में कैसे निकालें, पैरेलल में कैसे निकालें, ये हमने पूरी कहानी बनाई थी। चलो देखो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला चेक करो। अरे भाई R प्लस आर क्या है, ये इंटरनल है, ये एक्सटर्नल है। ई क्या है हमारे पास, ईएमएफ, मतलब क्या हो गया, वोल्टेज कब, जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था वायर के अंदर। ठीक है, सेम प्रक्रिया सेम कहानी बच्चों हम लोग कहाँ पे लगाते हैं, पैरेलल में। बस सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज सेम, करंट की वोल्टेज अलग अलग, करंट की वैल्यू सेम। तो पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम, बस करंट की वैल्यू अलग अलग। इसलिए उसको यहाँ मैंने जोड़ दिया, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 के बराबर, है ना। तो पूरा तामझाम जो अपना क्लास में करा था, देखो आराम आराम से देखते चलो। किसी डेरिवेशन में कोई दिक्कत हो बोल देना, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए दोबारा वीडियो बना देगा। लेकिन भाई पूरा देख लेना वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक। नाम लिख लो कौन कौन से तुम्हारे पास डेरिवेशन आ रहे हैं इसके अंदर। ये देखो, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कौन, व्हीट स्टोन ब्रिज, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ना बच्चों। चलो देखो उसको, देखो क्या बोला हमसे, पी, इसकी कंडीशन क्या होती है हमारे पास, जरा बोलो, P अपॉन R Q अपॉन X। ये जो कंडीशन हमें लगानी है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन। इसी के बिहाफ पे, इस पे हमारे पास न्यूमेरिकल्स आएंगे। या तो हमसे क्या बोल देगा कि भैया कंडीशन बैलेंस है, तो बताओ इस वाली ब्रांच में कितना करंट होगा, इसका R इक्विवेलेंट क्या होगा, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन। देखो ये लिखा ही लिखा, ठीक है। चलो अगले पे आओ, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं, वो क्या लगाती है भैया, इसमें फोर्स F इज इक्वल टू क्यू V क्रॉस B। ध्यान से रखना, जब भी क्या लगाती है, फोर्स F बराबर F इज इक्वल टू क्यू V क्रॉस B। क्लियर बच्चों, चलो बढ़ते हैं फिर आगे की तरफ। चलो अब किसमें आए, या देखो, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, अगर देखो सुनना मेरी बात को, चार्ज पार्टिकल को हमने मूव कराया है Q को, उसके पास वेलोसिटी भी है और क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। और जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो वहां पे क्या, वो पाथ कैसा शो करता है, सर्कुलर। मतलब क्या हो गया, सर्किल में मूव करेगा, उसका रेडियस निकाला था, टाइम पीरियड पूछवाएगा, फ्रीक्वेंसी पूछवाएगा, वेलोसिटी पूछवाएगा, मोमेंटम के टर्म्स में रेडियस क्या है, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में रेडियस क्या है, पोटेंशियल के टर्म्स में रेडियस क्या है, सारे फॉर्मूले याद रखना भैया, है ना। है, आप देखो लीजिए आराम से। एम वी का मतलब क्या होता है, P, तो P अपॉन क्या मिल गया, BQ। अरे भाई P का मतलब क्या होता है, अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, अपॉन क्या मिलेगा, BQ। अरे काइनेटिक एनर्जी का मतलब कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी मतलब इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई वोल्टेज, है ना। तो सारी वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे वेरी करा सकते हैं। तो हमें हिसाब से देखना है क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रखा है। सारा ताम झाम मैंने सिग्नल ला कर रख दिया बच्चों, लेकिन जब 90 डिग्री एंगल नहीं होगा, किसी अन्य एंगल पे होगा, थीटा एंगल पे होगा, मतलब क्या होगा, उसका पाथ कैसे बनने वाला होगा बच्चों, हेलिकल पाथ बनेगा। और दो हेलिकल पाथ के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, पिच बोलेंगे, है ना। है, चलो चलो भाई आया अगले पे। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ लूप। अभी हम लोग क्या काम कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करी थी, उसके सेंटर पे अब एक चूड़ी यहाँ पे रख दी है, एक सर्कुलर लूप यहाँ पे रख दिया है, इसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करवा रहा है। तो भैया पूरा तामझाम लगाने के बाद जरा देखो, ये इसका सिंबल क्या निकल कर आ गया, इसका रिलेशन आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कहाँ पे हम लोगों को, कहाँ पे, उसके एक्सिस पे। उसमें ही हमने मॉडिफिकेशन लगा दी कि मैंने एक्स को बहुत दूर कर दिया है भाई, एक्स को बहुत दूर कर दिया है, तो एक ही वैल्यू टेंस टू कितनी हो जाएगी हमारे पास, खत्म हो जाएगी। तो ऐसे उसको हमने सॉल्व करना दिख रहा था, एक ही वैल्यू मैंने खत्म कर दी। अब जरा देखो, इस एक को मैंने 0 कर दिया, और एक्स पे कितनी पावर हो गई, 3, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, है ना। है, उसको हमने ऐसे सॉल्व करा था। तो भैया वही वाले क्वेश्चन है। देखो पहले कंडीशन क्या है, एक्स को 0 पुट कर दो, यहाँ 0 लगा दो, इससे पावर 3 आ जाएगी, 2 कट जाएगी। ऐसी ही अगली कंडीशन में कुछ और लगा देना। तो हमने ऐसी बहुत सारी कंडीशन लगाई थी कि जब भी किसी वायर को कहां पे रखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में, उसमें फोर्स लगेगी, और फोर्स के बिहाफ पे इस पर मिलने वाली जो वैल्यूज होगी फोर्स की, उसको हमने निकाला था F इज इक्वल टू किससे, BIL sin थीटा से। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ देखो नेक्स्ट आगे देखो, ये कहां गया, स्पेशल केस कर रहे हैं पहला, और ये चल ही रहा है तो हमारे पास, यहाँ देखो ये रहा, ये तो नहीं है,
फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइट लॉन्ग पैरेलल वायर, दो वायर है इस तरीके से और दोनों में करंट फ्लो कर रहा है। इन ये वाला वायर इस पे फोर्स लगाएगा, ये वाला वायर इस पे फोर्स लगाएगा, कितनी फोर्स लगाएगा तो भैया हमने उसको ड्राइव करा था कितना, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालते हैं मी नॉट अपॉन 4 पाई 2 टाइम्स I1 I2 अपॉन सिंपली आर। आर क्या था, इन दोनों के बीच की दूरी, पूरा का पूरा ड्राइव करा था हम लोगों ने इसको भी। देखो भैया जैसे हम लोगों ने टॉर्क निकाला था किसमें, जब उसको हमने कहां पे प्लेस करा था, यहाँ देख लो, यहाँ क्या क्या टॉर्क आया था, पीई, और कितनी एनर्जी आई थी, माइनस का पीई, है ना, है यहाँ कितना आया था साइन थीटा, यहाँ भी कितना आया था कॉस थीटा। अब मैं किसके टर्म से बात कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में, तो क्या बोलोगे, टाउ इज इक्वल टू बच्चों एम बी साइन थीटा एंड व्हाट अबाउट द टॉर्क, माइनस का एम बी कॉस थीटा। बाकी बात समझ में नहीं आई पूरी कहानी, याद रखना इस बात को अच्छे से। चलो भाई, तो यही हमें ड्राइव करना था इसके अंदर, जो वैल्यू हमने निकाली इसके अंदर, देखो ये आ गया टाउ इक्वल टू एम बी एम क्रॉस बी, यानी कि एम बी साइन थीटा। चलो भाई, अब क्या निकालेंगे बताओ इसकी। अच्छा, अब आते हैं बच्चों के इंडक्टेंस पे, ईएमआई पे आते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा था, म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ा था। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, खुद का करंट पैदा होगा और खुद ही के अंदर फ्लक्स जनरेट कर लेगा। दूसरे का करंट होगा तो दूसरी डॉट के अंदर फ्लक्स को जनरेट करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने इसको डिफाइन करा था। डिफाइन करने के बाद हमने सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकाला था, एल की वैल्यू म्यू नॉट एन स्क्वायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको भी जरा, तो कब पूछा गया देखो ना, 3-3 मार्क्स में जा रहा है, पूछा 3-3 मार्क्स के अंदर। ठीक है, चलो अब ऐसे ही हमने किसकी बात करी थी, फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस की। कहानी में कोई परिवर्तन नहीं है, बस फर्क इस चीज का है, सेल्फ इंडक्टेंस में I1 ही होगा, A1 ही होगा, L1 ही होगा, सारी कहानी एक वायर की होगी। और म्यूचुअल में हम कहानी बच्चों दो वायर की लगा देते हैं बस, है ना। देखो वही सेम कहानी है, वहां पे क्या था हमारे पास एन स्क्वायर, यहाँ पे N1 N2 दोनों अलग वायर आ हमारे पास। ठीक है, चलो भाई अब यहां से आ जाओ, एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, ये सब पूछेगा हमसे अब किसके अबाउट, करंट के अबाउट। कभी पूछता है भाई हाफ साइकिल में बताओ व्हाट वाज द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, व्हाट वाज द एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज, बताओ पहले हाफ साइकिल पे कितनी होगी, फिर क्या पूछेगा फुल साइकिल पे कितनी होगी, करंट की अलग पूछेगा, वोल्टेज की अलग पूछेगा। सिमिलरली हमसे फिर क्या पूछता है वो, कि बताओ कि आरएमएस वैल्यू कितनी होगी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितनी होगी। स्टेप बाय स्टेप सारे डेरिवेशन है भैया, सबको देख लीजिए एक बार। क्योंकि पहले देखो मैंने कितना लिया है, हाफ टाइम पीरियड पे काम कराया है मैंने, और हाफ टाइम पीरियड पे वैल्यू कितनी आ गई, 2I0 अपॉन पाई के बराबर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन निकाल दिया। अब मैं कहां करूं तो बचाओ, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जैसे ये आया है करंट का, ऐसे तुम किसका निकालना बच्चों, वोल्टेज का, 2V0 अपॉन पाई के बराबर। अब हम क्या निकालना है, आरएमएस वैल्यू। जो आरएमएस वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास किसकी, करंट की, वही किसकी निकल कर आएगी, वोल्टेज की, कितनी, V0 अपॉन अंडर रूट 2। दोनों बातें याद रखना, वो किसी का भी पूछ सकता है, तुम दोनों ही करके आ जा। ठीक है, और जैसे ही हमने आरएमएस या एवरेज सीख लिया, हम फौरन कहां पहुंचेंगे भाई, कि हमारे पास आरएलसी सर्किट क्या होता है। आरएलसी सर्किट के अंदर इंपीडेंस क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस कैसे निकाला जाए, और जेड मैक्सिमम की वैल्यू कैसे निकाली जाए, और इसकी हम लोग बात करते हैं। पूरा भैया ताम झाम लगा दिया, ताम झाम कर दिया। यहां से देखो मैंने जेड निकाला, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या बोलोगे भाई, एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। किसी भी डेरिवेशन में कोई संभावना, कोई प्रॉब्लम आ रही हो भैया, फिर बोल देना इसके अंदर। चलो अब यहाँ देखो, अब मुझे फेज निकालना था, तो भाई कितना फेज बनना है, तो क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और क्या है परपेंडिकुलर पे, VL माइनस VC या VC माइनस VL, और बेस पे क्या दे रखा है बच्चों, VR। सिंपल वैल्यू को पुट अप करने के बाद हमें यहाँ से tan phi की वैल्यू भी ये निकाल दी। अब आते हैं पावर ऑफ एसी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, तो लिख लो पावर ऑफ एसी की ना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पावर ऑफ एसी पूछेगा, ध्यान से रखना, कॉस्ट फैक्टर वगैरह, चॉक कॉइल क्या है ये पूछेगा, बैंडविड्थ क्या है ये पूछेगा, क्वालिटी फैक्टर क्या है ये भी, ये छोटे छोटे डेरिवेशन है, किसके टर्म्स में है, पावर के ही टर्म्स में है। तो ये आगे मेरे पास VRMS IRMS इज इक्वल टू cos फाई, और cos फाई बच्चों क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर, जिसकी वैल्यू R अपॉन Z के बराबर होती है। फिर 3 केस लगा दिए, मतलब अगर प्योर रेजिस्टेंस है, प्योर इंडक्टेंस है, प्योर कैपेसिटेंस है। प्योर रेजिस्टेंस में तो पावर मिलती है, और कैसी मिलती है हम लोगों को, बिल्कुल मैक्सिमम मिलती है।
बट व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडक्टेंस, व्हेन वी टॉक अबाउट द कैपेसिटेंस, यहाँ पे जो पावर मिलती है वो कितनी मिलती है? दोनों कंडीशन में जीरो पावर मिलती है, बिकॉज इंडक्टेंस में इंडक्टेंस के अंदर और कैपेसिटेंस के अंदर जो फेज बनता है करंट के साथ में वोल्टेज का 90 डिग्री का होता है। ठीक है, दोबारा सुन लो अच्छी तरीके से। जब पावर वाली कहानी आएगी तो भाई पावर वाली कहानी के अंदर पूरा ड्राइव लेके चलना, हम क्या क्या लेके चल रहे हैं। पावर का फॉर्मूला पुट करने के बाद अगर 3 मार्क्स में आ गया तो बताना ही पड़ेगा कि कहाँ पे कितनी पावर आई है, रेजिस्टेंस में, कैपेसिटेंस में और इंडक्टेंस में। ठीक है बच्चों, चलो लिखो करो, फिर कहानी को फिर आगे बढ़ाएंगे। आगे आते हैं 28 मिरर फॉर्मूला। अब देखो ये 10th क्लास के बच्चों जो कहते हैं ना सर मिरर फॉर्मूला हमें 10th में पढ़ना है, वो 10th का डेरिवेशन नहीं है। 10th के जो इंपोर्टेंस पैरामीटर है उनकी वीडियो मैंने डाल दी है, वहां से देख लेना। लेकिन 12th में डेरिवेशन पूछते हैं मिरर फॉर्मूला का, जो क्या था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f क्या है? फोकल लेंथ, v क्या है? इमेज का डिस्टेंस, u क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, है ना। तो ये पूछते, ध्यान रखना इसके अंदर। अब आते बच्चों किस पे हम लोग? लीनियर मैग्निफिकेशन पे। तो लीनियर मैग्निफिकेशन कितना होता है? इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन कितना पैदा करता है? कौन? कॉनकेव मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर कितना मैग्निफिकेशन बनाएगा? कॉन्वेक्स लेंस कितना मैग्निफिकेशन बनाएगा? कॉनकेव लेंस कितना मैग्निफिकेशन बनाएगा? भाई अब घबराने वाली बात नहीं है, डेरिवेशन मैंने पहले ही कर रखा है। देखो पहले यहाँ कैसा करा मैंने? कॉनकेव मिरर का काम धाम बुरा निकल दिया, हमने फॉर्मूला निकाल दी किसका? सिंपल। और क्या बोलते हैं हम यहाँ पे? माइनस का v अपॉन यू, मतलब क्या हो गया? इमेज की दूरी, डिस्टेंस की दूरी माइनस साइन के साथ ही हमें क्या देती है? मैग्निफिकेशन ऑफ अ कॉनकेव मिरर और एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, है ना। रियल लाइंस लाइंस है, ऐसा कोई यन नहीं है सीबीएसई के इसमें 3 साल में क्वेश्चन ना पूछो भाई। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया कि भैया स्फेरिकल सरफेस के द्वारा कितना रिफ्रैक्शन होता है, स्फेरिकल सरफेस के द्वारा लेंस मेकर फॉर्मूला कैसे बनाओगे। ये 2 डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑप्टिक्स के अंदर। देखो देखो लाइन से पूछा गया है, लाइंस भैया लाइन से पूछा गया है। और देखो मैं दिखाऊं लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है। देखो करते 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 कहां तक आया? देखो ये तुम्हारे पास फॉर्मूला। और उसके बाद जरा देखो, मैंने कहा ना कि लेंस मेकर फॉर्मूला साथ में चलता है। और देखो 17 लगी पूरी। तो 2 डेरिवेशन, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस और सेकंड वन इज लेंस मेकर फॉर्मूला, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलो आ जाओ आगे। तो लेंस मेकर फॉर्मूला बच्चों क्या था? 1/f इज इक्वल टू, ये बनाया था ये पूरी कहानी। देखो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। एक कहानी भैया ये बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी किसकी? ये प्रिज्म वाली भैया की। क्या पूछेगा? मिनिमम डेविएशन क्या है? क्या पूछेगा? मिनिमम डेविएशन कंडीशन क्या है? क्या पूछेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म क्या है एट द मिनिमम डेविएशन, और साथ में इसके न्यूमेरिकल भी लगा देगा। तो बड़ा क्वेश्चन बना देगा तुम्हारे पास 5 नंबर, है ना। है चलो देखो, एक तो ये पूछेगा कि डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, फिर पूछेगा तुमसे मिनिमम डेविएशन का। ये देखो ये रहा, म्यू की वैल्यू कितनी होती है बच्चों किस पे? मिनिमम डेविएशन के अंदर, है ना बच्चों। ध्यान से भैया हर एक क्वेश्चन को ध्यान से लेकर चलना है हम लोगों को, है ना। चलो अब आते हैं हम लोग किसमें बच्चों कि हमारे पास जो हमारे पास मैग्निफिकेशन है किसके बिहाफ पे? माइक्रोस्कोप के बिहाफ पे। किसके बिहाफ पे? सिंपल माइक्रोस्कोप के बिहाफ पे। किसके बिहाफ पे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। इसके अंदर भी कैटेगरी है और सारी कैटेगरी के सारे डेरिवेशन को देखते करके जाओ। देखो देखो मैंने पहले किसकी बात करी है? सिंपल माइक्रोस्कोप, है ना। मैग्नीफाइंग ग्लास बोतल लगातार तुम्हारे पास देखो भाई 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला जो कहानी हमने स्टार्टअप करी थी, डायग्राम बनाना, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखना, है ना। देखिए ये रहा तुम्हारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, आराम से डायग्राम बनाना, इसको डिफाइन करने के बाद सीधा अपने क्या निकालना? मैग्निफिकेशन। और दोनों निकालना, एक नियर पॉइंट के लिए और एक फार पॉइंट के लिए, है ना। 2 मैग्निफिकेशन निकाल दे हम लोग, एक नियर पॉइंट का और एक फार पॉइंट का। ठीक है, चलो नेक्स्ट है बच्चों। देखो ये सी का ही देखो ए पार्ट है, देखो ये निकाला मैंने, और इसका बी पार्ट देखो इन्फिनिटी के लिए कितना आया। देखो ये रहा इन्फिनिटी के लिए जो हमने निकाला था, इन्फिनिटी का जो मैग्निफिकेशन निकाला था हम लोगों ने, निकाल। ये तो तुम्हारा फार पॉइंट का, यही कोई बात नहीं, हम यहाँ दोबारा देख लेंगे। इन्फिनिटी के लिए जो हमने बनाया था बच्चों, वो क्या बनाया था कि 1/v की वैल्यू को क्या रख देना? इन्फिनिटी। तो मैग्निफिकेशन तुम्हारा क्या निकल कर आएगा इसके अंदर? कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गया। एक मिनट चलो यहाँ देख लेते हैं एक बार। जब बात करें तुमसे रिलैक्स आइज के लिए तो क्या बोलेंगे? सिंपल हम लोग d/f, ये वाला हमने सिंपल फॉर्मूला यूज करा था किसके लिए? इनफाइनाइट के लिए। ठीक है,
चलो अब आ जाओ कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे। सिंपल माइक्रोस्कोप तो हम नहीं पूछ रहे हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पूछ रहे हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर कंस्ट्रक्शन क्या है, कितने हम लेंस यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आईपीस क्या होता है, बड़ा लेंस कौन सा होगा, छोटा लेंस कौन सा होगा, इमेज का नेचर कैसा होगा, ये सारी बातें हमें अबाउट द कंपाउंड माइक्रोस्कोप के रिगार्डिंग सब चीजें मालूम होनी चाहिए, है ना। तो मुझे इसमें भी दो केस पूछेगा हमसे, क्या पूछेगा, नियर पॉइंट और फार पॉइंट, दोनों ही हमें लेके चल रहे हैं इसके अंदर, है ना। एक फॉर्मूला देखो ये आ गया, एक फॉर्मूला जो हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास टेलीस्कोप क्या है। माइक्रोस्कोप से हम लोग क्या करते हैं कि जो चीजें छोटी छोटी थी उनको बड़ा करके देखते हैं, लेकिन टेलीस्कोप से हम लोग क्या करते हैं कि दूर की चीजें रखी हैं बहुत छोटी छोटी दिखाई दे रही हैं, उनको पास लाके बड़ा करके हम उसको इमेजिन देखते हैं, ठीक है। चलो भाई आते हैं अगले क्वेश्चन, अगले उस पे डेरिवेशन पे। और तुम्हारा डेरिवेशन नंबर कौन सा आ चुका है, ये पूरी पूरी कहानी बच्चों किसकी बनाई है मैंने, देखो इन्फिनिटी से आईपीस कहाँ रखा है मेरे पास, ये रखा है मेरे पास आईपीस, और मुझे कहाँ से आ रही है, चांद तारों से रेज आ रही है ऑब्जेक्टिव से, और हमारे पास इमेज बन रही है, और इमेज बन रही है उसका मैग्निफिकेशन लोग चेक कर रहे हैं माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई से। एफ ओ क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, एफ ई क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस, ठीक है। चलो 36 पे आ गए। 36 में सारे सारे डेरिवेशन बच्चों करके ही मानेंगे आज, 36 डेरिवेशन पे आ चुके हैं। क्या है बच्चों, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वेव थ्योरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना जरा। वेव के बिहाफ पे तुम्हें दोनों फिनोमेना शो करने हैं। कौन कौन से फिनोमेना बच्चों, एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर क्या प्रूव करोगे, ईटा 1 साइन आई इज इक्वल टू ईटा 2 साइन आर, मतलब क्या हो गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। किसके बिहाफ पे, वेव थ्योरी के बिहाफ पे, मतलब क्या हो गया, लाइट को तुम्हें क्या मानना पड़ेगा, लाइट वेव लाइक का वेव, तब तुम्हें ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है। तो एक तो देखो कहानी मैंने यहाँ पे प्रूव कर दी, और अगली कहानी की देखो बात करते हैं। आप देखो अगली कहानी, यहाँ पे देखो अगली कहानी तो हमारे पास ये प्रूफ करनी है हमारे पास, ठीक है। चलो आते हैं भैया इंटरफेरेंस पे। कंडीशंस क्या क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस क्या होता है, इट इज द सुपरपोजिशन ऑफ वेव। अब इसकी कंडीशंस क्या क्या है कि भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा, और इसी इंटरफेरेंस के बिहाफ पे बच्चों हमें क्या निकालना था इसके अंदर, वाईडीएसई क्या है, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है, फिर हम लोग इसकी बात करते हैं इसके अंदर। बात करें बच्चों हम लोग कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, इसकी भी जो कंडीशंस हैं वो भी याद रखना कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए भैया जो हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है वो कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम, और जब बात करें हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की उसका कितना होना चाहिए, मिनिमम, है ना। और इसी के बिहाफ पे बच्चों हम लोग को सुपरपोजिशन कराना है और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो जल्दी से देख लो, यहाँ पे दो एक क्वेश्चन मैंने लेके चला, अब मुझे निकालना है क्या, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो भाई मैक्सिमम वैल्यू के लिए जो फाई की जो वैल्यू आती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 0, 2 पाई, 4 पाई निकाली थी, तो मैंने सिंपल क्या बोल दिया, क्या बोल दूंगा, 2n पाई, है ना, है बच्चों 2n पाई बोला था। इसके लिए ए मैक्सिमम के लिए देखो ये रहा 2n पाई, और फिर हमें क्या मिला था, पाथ डिफरेंस कितना निकल कर आया था, n लैम्डा। सिमिलरली वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 2n + 1 लैम्डा बाय 2। पूरी कहानी का चर्चा भैया स्टेप बाय स्टेप पूरी कहानी को ऐसे ही लिख कर आना। -7 पे क्या मिलता है, मिनिमम पॉइंट मिलता है पाई, 3 पाई, 5 पाई, इस तरीके से हमने इसके अंदर कहानी करी थी। चलो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये कभी कभी फॉर्मूला जब पूछ सकता है उसको भी ध्यान में रखना। तो हम आ चुके बच्चों 39 डेरिवेशन पे। डिस्टेंस मतलब क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं न्यूक्लियस के पास, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर अल्फा पार्टिकल कितने पास आ जाएंगे उसके पास, ये हमसे पूछता है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा, है ना। तो वो हम लोगों ने यहाँ पर ड्राइव करा था इसके अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट डेरिवेशन पे आते हैं हम लोग। अब मतलब क्या पूछेगा भाई कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी क्या है, बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है इसकी रेडियस क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है कितनी वेलोसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है काइनेटिक एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी क्या है, टाइम पीरियड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इन सब की हमें यहाँ पे अब बात करनी है। और इनमें से भैया एक डेरिवेशन, 2 डेरिवेशन तुम्हें जरूर मिलेंगे एग्जाम के अंदर, कोई ऐसा साल नहीं है जो एक हाथ पूछा ना गया हो उसके अंदर, है ना। और देखो निकलते इसके अंदर, देखो मैंने पहले क्या निकाला, सिंपल जैसे आर निकाला और सारी वैल्यू पुट अप करने के बाद आर की एक वैल्यू निकाली मैंने, कितनी, यहाँ पर देखो सारी वैल्यू को मैं पुट कर दूं कितना आंसर निकल कर आता है 0.529 एंगस्ट्रॉम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वो रेडियस जब जेड की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू 1 है।
इसके बाद हमने किसकी बात करी यहाँ पे, एनर्जी की। यहाँ से हमने एनर्जी निकाली और एनर्जी के बाद हमने क्या निकाली, इसकी वेलोसिटी। धीमे धीमे सारे पैरामीटर निकाल लिए हैं। अगर सारी वैल्यूज की जहाँ तुम पुट कर दोगे एनर्जी की, तो मुझे तुम्हें क्या मिलने वाला है, यहाँ पे ये चेक कर लो। व्हाट वी गेट द वैल्यू ऑफ एनर्जी, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और क्या मिलेगा, Z अपॉन एन स्क्वायर, है ना। है तो तुम्हें यहाँ तक छोड़ना है पूरा कि जो एनर्जी है हमारे पास उसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी निकल कर आएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को पकड़ने वाला कौन था, न्यूक्लियस, और जैसे हम न्यूक्लियस के अंदर घुसे तो भैया हमसे क्या पूछेगा, बताओ उसका वॉल्यूम कितना होगा, उसका रेडियस कितना होगा। इसके अंदर बात कर रहे हैं हम लोग, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियर डेंसिटी कितनी होती है, 10 की पावर 17। देखो ये आ गए, इंडिपेंडेंट ऑफ ए है, मतलब क्या हो गया, हर एक एलिमेंट की न्यूक्लियर डेंसिटी कैसी होती है, बिल्कुल कांस्टेंट होती है। ठीक है, फिर हमने मास डिफेक्ट पढ़ा था कि भाई मास डिफेक्ट क्या है। फिर हमने क्या पढ़ा था, E इक्वल टू mc स्क्वायर क्या है। तो भाई सारे के सारे डेरिवेशन हम लोग फर्स्ट चैप्टर से करते 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 अपने लास्ट चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो भाई आगे मेरे पास मास डिफेक्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है बाइंडिंग एनर्जी का, कि बाइंडिंग एनर्जी का है डिफाइन करना है, और इसी मास डिफेक्ट को c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो बच्चा में क्या मिल जाएगा, सिंपली मास डिफेक्ट मिल जाएगा। तो कभी कभी पूछता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसी को अपने ए से डिवाइड कर देना, तुम्हें क्या मिल जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो आई होप स्टूडेंट ये सारे डेरिवेशन तुम्हें धीमे धीमे करके इतनी नॉलेज तो हो गई होगी कि हमारे पास सारे डेरिवेशन कितने हैं। ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखने में इतना नॉलेज हो गया कि इतने सारे डेरिवेशन है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, किस किस ईयर के अंदर आ चुके हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अपने दोस्तों तक, अपने कलीग्स तक, जो अपने क्लासमेट्स हैं उन तक वीडियो को पहुंचाओ, ताकि सब लोग अपने 50 डेज के अंडर में कम से कम ये सारी डेरिवेशन तो सब लोग कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।